हापुड़ के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह 6 माह की आयु में पिता चौधरी मीर सिंह और मां नेत्र कौर के साथ मेरठ के भूपगढ़ी गांव आकर रहे। वर्ष 1929 में मेरठ जिला पंचायत सदस्य व 1937 में प्रांतीय धारा सभा में चुने गए। आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 3 अप्रैल 1967 में मुख्यमंत्री, 1977 में सांसद तथा गृह मंत्री, 24 जनवरी 1979 में उप प्रधानमंत्री, 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह का 29 मई 1987 को निधन हो गया। चौधरी चरण सिंह के जन्म, मृत्यु, माता पिता, पत्नी, बच्चों और कथित उपलब्धियों की कहानी आपको इंटरनेट पर यहाँ वहाँ बिखरी हुई मिल जाएगी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी की दिलचस्पी उनके गहन निजी जीवन में नहीं है, बल्कि दिलचस्पी उस परिस्थिति और प्रक्रिया में है जिसने चौधरी चरण सिंह को चौधरी चरण सिंह बनाया। जब 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने रोते हुए भाषण दिया कि सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। 2 दिन बाद चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, जो अद्भुत सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी थी, सोशलिस्ट भी थी, प्रजा सोशलिस्ट भी थी, कम्युनिस्ट भी थे और स्वतंत्र पार्टी भी थी। चौधरी चरण सिंह के नाती और चरण सिंह अभिलेखागार का काम देख रहे हर्ष सिंह लोहित चरण सिंह की शख्सियत के कुछ दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, कम ही लोगों को मालूम होगा कि वो संत कबीर के बड़े अनुयायी थे। कबीर के कितने ही दोहे उन्हें याद थे। वो धोती और देसी लिबास पहनते थे और एक पुरानी HMT घड़ी बांधते थे, वो भी उल्टी। वो 100% शाकाहारी थे। तंबाकू और सिगरेट के सेवन का कोई सवाल ही नहीं था। चौधरी चरण सिंह के साथ किसान मसीहा, उत्तर प्रदेश का पहला दलितों पिछड़ों का नेता, कृषक, आम्बेडकर, दलित पिछड़ा उद्धारक जैसे न जाने कितने विशेषण लगाए जाते हैं और साथ ही अवसरवादी, व्यक्ति केंद्रिता, सांप्रदायिक और समझौतावादी होने की तोहमतें भी लगाई जाती है। पर चौधरी चरण सिंह इन विश्लेषणों और तोहमतों के इतर एक राजनीतिक परिघटना के स्वरूप आज़ाद भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी नियत जगह सुनिश्चित करते हैं। एक अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होते हुए दिखते हैं। चौधरी चरण सिंह के साथ ये विडंबना है कि उनका व्यक्तित्व जितना उलझा हुआ था, उसकी उतनी ही सहती और सरल रेखीय व्याख्या की जाती है। इस तरह अक्सर हमें चौधरी चरण सिंह की व्याख्या और मूल्यांकन करने में उनके साथ अन्याय कर बैठते हैं। वो 1937 की अंतरिम सरकार में उत्तर प्रदेश में विधायक बनते हैं और सरकार में रहते हुए 1939 में कर्जा माफी विधेयक पास करवाकर किसानों की खेती की नीलामी रुकवाते हैं। 1939 में ही किसानों के टैक्स को बढ़ाने और बेदखली से मुक्ति दिलाने के लिए जमीन उपयोग का बिल तैयार करते हैं। 1940 में उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। बाद में 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है और 1942 आते आते भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में 2 चीजें चौधरी चरण सिंह ने समझ ली थी। पहली, शिक्षा से सकारात्मक बदलाव की राजनीति और दूसरी, उपलब्ध न्यूनतम समय और स्पेस में अधिकतम बदलाव। चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन के 26 सालों तक सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने 1928 तक अपनी शिक्षा पूरी की और भारतीय राजनीति के स्वभाव, व्यवहार और संरचना को समझा। 1928 में वो किसान के बेटे से बैरिस्टर हो जाते हैं। इससे पहले 1923 में BSc, 1925 में MA करते हैं। विज्ञान, इतिहास, साहित्य और कानून की अच्छी समझ पैदा करते हैं और फिर 1928 में गाजियाबाद में राजनीति और वकालत एक साथ शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह ने यह महसूस किया था कि कांग्रेस में अशिक्षित लोग समर्थक की भूमिका में हैं और नेतृत्व की पहली शर्त उच्च शिक्षा है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर पूरा जोर दिया और समय आने पर इसी शिक्षा के बल पर वो सत्ता का सही इस्तेमाल कर पाए। चौधरी चरण सिंह भीतर से खुद को सरदार पटेल जैसा कुछ समझते थे। इसका कारण खुद को कुशल प्रशासक मानना और कृषक समुदाय का नेता होना था। चौधरी चरण सिंह खुद को नेहरू से किसी मायने में कम नहीं मानते थे।
हालांकि उन्हें इस बात का एहसास था कि नेहरू के साथ जनता है और सत्ता भी। और चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व में जो पहली चीज़ थी वो थी सत्ता में रहकर सकारात्मक परिवर्तन की कोशिश करना। वो कांग्रेस में बने रहे और नेहरू का सीमित और संभव विरोध करते रहे। वो आज़ादी के बाद से ही पहले दबी जुबान में फिर खुलकर नेहरू की अंग्रेजियत और सोवियत समाजवाद के अंधाधुंधकरण का विरोध करते रहे। वो कहते थे देश का ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद देश की बागडोर संभाले उनके हाथों में अंग्रेजी बोलने वाले विदेशों से पढ़े लोग हैं। उन्हें गांव, गरीब और किसानों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये असल भारत नहीं जानते हैं। चौधरी चरण सिंह को कहीं ना कहीं लगता था कि नेहरू गांधी का रटाया वाक्य असल भारत गाँव में बसता है को दोहराते हैं, पर उन्हें गांव और असल भारत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। नेहरू ने जब देश में सहकारी खेती लानी चाहिए तो चौधरी चरण सिंह ने पुरजोर विरोध किया और नेहरू चरण सिंह के किसान कद को जानते थे। इसीलिए चरण सिंह के विरोध के चलते उन्होंने सहकारी खेती को प्रोत्साहन का इरादा टाल दिया। चौधरी चरण सिंह हाशिए के लोगों की राजनीति करते थे। हाशिए की राजनीति नहीं, पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भी जब वो कांग्रेस से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे तो कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज और इंदिरा गांधी द्वारा नज़रअंदाज किए जाने से वे खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे थे। चंद्रभानु गुप्ता से उनके संबंध और ज़्यादा कटु हो रहे थे। हाशिए पर धकेले जाने से वो और मुखर हो उठे। चरण सिंह ने राज्य के किसान पर डाली गई अतिरिक्त कर वर्दी का पुनर्जोर विरोध किया और कांग्रेस में रहते हुए ही सरकार के खिलाफ एक मेमोरेंडम तैयार किया। इसमें उन्होंने किसानों के समर्थन में उद्योगों में बड़े पैमानों पर पूंजी निवेश का बड़ा ही तार्किक विरोध किया, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह और केंद्रीय नेतृत्व में भी अनबन की स्थिति बन गई। दरअसल चौधरी चरण सिंह यही चाहते थे। उन्हें नई राजनीति जमीन तलाशने का यह समय मुफीद लग रहा था। नेहरू का देववासन हो चुका था। चीन युद्ध में हारने के साथ ही नेहरू का समाजवादी मॉडल चौधरी में उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण पद पर रहे। 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में वे गृह एवं कृषि मंत्री थे। सुचेता कृपलानी के मंत्रालय में वे कृषि मंत्री बने। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया और 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने 1952 में ही जमींदारी प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित करवाया, जिससे जमींदारी का अंत हुआ और गरीब किसानों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित करवाया। लेखपाल का पद सृजित करके ग्राम समाज की धरती भूमि की नाम करवाई और भूमि को गरीब किसानों का पट्टा दिया। इसके अलावा वन संरक्षण, खाद्यान्न वितरण, कालाबाजारी, गैर कानूनी भंडारण और खाद्यान्न वितरण प्रणाली के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए। चौधरी चरण सिंह पर ये आरोप या तोहमत अक्सर लगाए जाते हैं कि वे अवसरवादी थे। उन्होंने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार गिरा दी थी। उन पर सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगता है। गिनाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जनसंघियों की मदद से सरकार बना ली थी। स्वतंत्र पार्टी जैसी प्रक्रियावादी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय कर दिया। लेकिन ये बात चौधरी चरण सिंह के कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना एक सतही दृष्टिकोण से उपजी हुई समझ है, क्योंकि वो दौर था ही ऐसा जब कांग्रेसी वर्चस्व ने देश की राजनीति को जकड़ कर रख लिया था और देश राजनीति में कुछ नया प्रचंड प्रयोग की मांग कर रहा था। पहले लोहिया जी समाजवादियों का धैर्य का पाठ पढ़ाते थे, मगर 1963 में जनसंघ से हाथ मिलाते हैं और गांधी का चेला होने के बावजूद उन लोगों से राजनीतिक गलबहियां करते हैं जिनके सर कभी गांधी की मौत का इल्जाम लगाया जाता था। दूसरा आरोप लगता है अवसरवादी होने का। तो चरण सिंह जानते थे कि ये राजनीतिक परिघटना स्थायी नहीं है। उनका अपना अनुभव था 1967 और 1969 के प्रदेश सरकार चलाने का। उन्हें मालूम था कि ये अलग अलग वैचारिक लोगों ने जो जनता कुनबा बनाया है उसे एक दिन बिखरना ही है।
तो वो इसकी सीमित भूमिका जड़ भारतीय राजनीति को एक नई दिशा, भाषा, मुहावरा देने तक सीमित मानते थे। वे अपने स्वभाव के अनुरूप सीमित और संभव साधन में अधिकतम सकारात्मक करना चाह रहे थे। उन्होंने ही गृह मंत्री रहते हुए मंडल कमीशन का गठन किया और बाद में देश की एक बड़ी आबादी सामाजिक न्याय पा सके और पिछड़े समाज के लोग भी राजनीति और नौकरियों में आ सके। अगर अवसरवाद का आरोप उन पर लगता है तो कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण की गलती की ओर भी इशारा हो जाता है, क्योंकि जनता परिवार को जोड़ा उन्होंने ही था। सभी ने उन्हें नेता माना था। जनता को संपूर्ण क्रांति का सामूहिक सोपन उन्होंने ही दिखाया था। भारत की जनता ने उनके कहने पर जनता पार्टी को वोट दिया था और जब सबको एक करके सरकार चलाने की बारी आई तो वो राजनेता से संत हो गए। शायद उन्हें भी डर था या अनुमान था कि ये कुनबा बिखरना ही है, बिखर ही जाएगा तो तोहमत अपने सर क्यों लेना। उन्होंने आध्यात्मिक पलायन का रास्ता चुन लिया। जनता पार्टी का विघटन एक प्राकृतिक राजनीतिक परिघटना थी जो घट गई। इसमें चौधरी चरण सिंह का दोष नहीं था, बल्कि उन्होंने इस अवसर को अधिकतम रच डाला और देश का पहला कृषक प्रधानमंत्री बनकर किसानों को सांकेतिक ही सही पर सशक्त संबल दिया। कुछ ऐसे ही और इतिहास के पन्नों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस।